लोगों ने एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाया हुआ है और उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी 2019 की मेंस की परीक्षा लिख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल के आप लोग अभी मेंस के और पेपर पढ़ोगे, उसके लिए भी वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके लिए भी वो अध्याय काफी महत्वपूर्ण है। तो अब अध्याय है कौन सा? पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखो, जो 2019 का मेंस लिख रहे हैं तो उसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला या विश्व इतिहास वाला जो हिस्सा है तो उसमें पहला ही शायद अध्याय है पुनर्जागरण का। बिल्कुल ध्यान समझ लेना, पुनर्जागरण वहां दिया हुआ है। फिर उसी से रिलेटेड है भारतीय पुनर्जागरण, वो भी 2019 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त इन फ्यूचर आप लोग जब मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे यानी सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ विचारक हैं तो वो इसी से जुड़े हुए हैं, जैसे दयानंद सरस्वती हुए, राजा राम मोहन राय हुए, आपके अरविंदो घोष हुए। तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे कि जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था तो उसके क्या मायने हैं। पुनर्जागरण हिंदी का शब्द है। पुनर् का मतलब होता है दोबारा, जागरण का मतलब होता है जाग जाना, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पुनर्जन्म। पुनर् मतलब दोबारा। किस चीज का भाई पुनर्जन्म? अभी हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यूरोप में क्या हुआ था? 14वीं, 15वीं, 16वीं इन शताब्दियों में पुनर्जागरण हुआ और उसके बाद यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ हुआ। तो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी यूरोप में। यूरोप में इस समय क्या हो रहा था? मध्यकाल का अंत हो रहा था और आधुनिक युग का प्रारंभ हो रहा था। देखो, आप लोग इतिहास पढ़ रहे होंगे, पहले भी पढ़ा होगा, हर देश में प्राचीन काल होता है, हर देश में मध्यकाल होता है और हर देश में आधुनिक काल होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भारत में जब प्राचीन काल हो तो यूरोप में भी प्राचीन काल हो। तो इतिहास में कालक्रम का बोध आपको अवश्य होना चाहिए। जहां तक हम लोग भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारत में प्राचीन काल माना जाता है आपका गुप्त काल का जब अंत होता है 600 या 700 ईस्वी, यहां पर आकर प्राचीन भारत खत्म हो जाता है या भारत में प्राचीन काल खत्म हो जाता है। 700 से लेकर 1100 या 1200 ईस्वी तक भारत में जो समय है वो माना जाता है पूर्व मध्यकाल। इसी को सामंतवाद का काल कहते हैं और कुछ जगह आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा इसी को राजपूत काल भी बोलते हैं। फिर 1200 ईस्वी से लेके 1750 या 1850 तक मध्यकाल चलता है और उसके बाद भारत में आधुनिक काल आता है। अब हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप में जो भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक युग आया, लेकिन यूरोप में 15वीं शताब्दी में आधुनिक युग आ जाता है। तो इस आधुनिक काल को वहां लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी पुनर्जागरण ने। तो पुनर्जागरण का अर्थ समझ में आ गया आपको? हिंदी का शब्द है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। पुनर्जागरण, हम लोग भी कई बार पुनर्जागृत होते हैं, है ना। हमारे घर पे लोग डांटते रहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो, हम लोग पढ़ते नहीं हैं।
फिर एकदम से हमको ख्याल आता है पुनर्जागरण, अरे अब पढ़ना है, तो होगा कि नहीं पुनर्जागरण? तो किस चीज का पुनर्जागरण हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था वो पुनर्जागरण था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जो यूनान में वैज्ञानिक विचारधारा उदय हुई थी, उस चीज को पुनः जागृत करना। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में तमाम सारे दार्शनिक हुए, थेलस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीनेस, पाइथागोरस, जरूर नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इन दार्शनिकों ने या विचारकों ने जगत की रचना किसने की है, इस चीज को जानने की कोशिश की कि आखिर ये दुनिया किससे बनी है। तो उन लोगों ने, देखो आप लोगों से भी कई बार कोई प्रश्न पूछे ये दुनिया किससे बनी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप लोग ईश्वर वगैरह के भक्त हैं तो फिर आप क्या कहोगे आखिरी में, ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने बनाई। सिंपल है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग, आम बोलचाल में भी यही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग जो इस विचारधारा को नहीं मानते तो वो ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं मानते। वो कहेंगे भैया केमिकल रिएक्शंस हुई थी, बिग बैंग थ्योरी हुई, जो आप लोग पढ़ते हो साइंस में, ज्योग्राफी में, तो उससे दुनिया बनी है। तो इन लोगों के सामने भी यही प्रश्न उभरा, जिन दार्शनिकों के नाम अभी हमने आपके सामने लिए कि आखिर ये दुनिया बनी किससे है। तो इन्होंने किसी ईश्वरीय शक्ति को इसके लिए उत्तरदायी नहीं माना, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। किसी दार्शनिक ने कहा कि ये जगत जल से बना, जल ही मूल तत्व है, किसी ने हवा, किसी ने अग्नि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी दार्शनिक ने शुरू की अवस्था में ये नहीं कहा कि ये दुनिया किसी पारलौकिक सत्ता ने बनाई हुई। तो इसी चीज को अब 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में यूरोप में उभारा गया। तो किस चीज का पुनर्जागरण हो रहा है? वैज्ञानिक विचारधारा का। क्लियर? विज्ञान में देखो, ये कॉन्सेप्ट समझते चलो, ये आपको हर जगह काम आएंगे, निबंध लेखन में, आम बोलचाल में, आपके ज्ञान को विस्तृत करने में, कि विज्ञान हमेशा तर्क पर आधारित होता है और धर्म हमेशा आस्था पर आधारित होता है। धर्म में हम लोग तर्क नहीं करते हैं, धर्म में हम लोग मानते हैं बस। तो अब किस चीज का बढ़ोतरी हो रही है? आप लोगों को दो सब चीजें समझ में आ गई, एक तो वैज्ञानिक विचारधारा की, दूसरे तर्कवाद की। और अब बहुत महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आती है कि मध्यकाल में हर जगह ईश्वर का बोलबाला था और अब दृष्टिकोण बदलता है, व्यक्ति केंद्र में आ जाता है। तो व्यक्तिवाद का उदय हुआ, वैज्ञानिक विचारधारा का उदय हुआ और तर्कवाद का उदय हुआ। तो इन सब से क्या हुआ? यूरोप में आया पुनर्जागरण। अब यूरोप की कहानी हम लोग खत्म करो। यही वो समय है, पढ़ा होगा आप लोगों ने इतिहास में, जब अंग्रेज भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बन गई थी, 1600 में उसको परमिशन मिल गई थी। और उसके बाद आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि उन्होंने काफी एफर्ट किए और उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो को सूरत में एक गोदाम बनाने की परमिशन मिल गई थी। तो देखो, अंग्रेजों से पहले भी बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आए, इतिहास गवाह है इसका। शक, पार्थियन, कुषाण, हूण, तमाम विदेशी शक्तियां भारत में आई, लेकिन वो भारत के ही कल्चर में घुल मिल गए और भारतीय संस्कृति का अंग बन गए। लेकिन अंग्रेज इस मामले में अलग प्रकार के थे। तो जब वो भारत आए तो वो किस विचारधारा से लैस होकर आए हैं? अभी आपने पढ़ा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कवाद। ये
जबकि इन्हीं परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति उस समय क्या कर रही थी? तो मध्यकाल में भारतीय संस्कृति पतनशील अवस्था में थी। यहां व्यक्ति कर्मकांडों में डूबे रहते थे, यहां व्यक्ति अंधविश्वासों को मान्यता देते रहते थे, धर्म के क्षेत्र में काफी कुरीतियां प्रचलित थीं, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुरीतियां प्रचलित थीं। आप लोग भारत के संदर्भ में जान लो,